मैंने एक ऐसे घराने में आंख खोली जो घर कम और जेल खाना ज्यादा था। बचपन से जवानी तक माँ बाप का प्यार नहीं पाया। माँ की गाली गलौज और डांट सुनकर बड़ी हुई। वो जिस अंदाज और अल्फाज में मुझे तंबी करती या डांटती थी वो नाकाबिले तहरीर है। जब इंसान को घर में मोहब्बत ना मिले तो वो मोहब्बत बाहर तलाश करता है। घर वालों का ये हाल था कि दूसरों के सामने मीठा मीठा बोलते मगर अंदर से सारे जहां की कड़वाहट अपने लहजे में भर लेते थे। मैं इसी खौफ से किसी सहेली को घर ना बुलाती थी कि कहीं उनके सामने मेरी बेइज्जती ना कर दे। उन्हीं उलझन भरे दिन रात में कोते हुए इंटर किया। अव्वल पोजीशन हासिल करने की रही। अब मैं दुनिया को समझ चुकी थी, लेकिन घर वालों की पाबंदियों ने मुझे बगावत पर आमादा कर दिया और मैं बाग़ियाना ख्यालात और मनफी सोचों के साथ परवान चढ़ने लगी। हम 5 भाई और 4 बहनें थे। मैं 2 भाइयों से छूटी थी, बाकी सब मुझसे छूटे थे। अपने बाप पर जान निछावर करती थी, बल्कि जितनी खिदमत बाप की करती थी इतनी ही माँ की भी करती थी, मगर माँ मुझे गालियां देते हुए अक्सर बदजुबानी पर आतर आती। इसीलिए मैं उनसे दूर दूर रहती थी। जिस चीज़ ने मुझे अपने माहौल से ज्यादा मुतनफ़िर किया वो ये थी कि कोई मुझे कुछ नहीं समझता था, किसी ने मेरी कदर ना जानी। पहले मैं वालिद के कदम छूती थी, मगर फिर मुझ पर आश्कार हुआ कि वो भी मेरी माँ से कम नहीं। बात बात पर मुझे मारना और जलील करना उन्हें बहुत पसंद था। खुदा जाने क्यों मेरे माँ बाप दूसरी बहनों को मुझ पर फौकियत देते थे। इसीलिए मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गई, बल्कि खुदसर और जिद्दी भी हो गई। घर वालों की बेहिस्सी ने मुझे और भी हसास बना दिया था। अब तो मुझे दुनिया से ही नफरत होने लगी थी। माँ जानती थी कि मेरे अबू कितने सख्त हैं, इसके बावजूद मेरी शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर उनसे बयान करती, फिर मुझे मार खानी पड़ती। यहाँ से चली जा और कहीं मुंह काला कर आ, ये जुमला मेरे दिल और दिमाग पर नक्श हो गया। मेरे अंदर जैसे एक बम फट पड़ा। यूं लगा जैसे मैं आज किसी दलदल में जा गिरी हूं। काश मैं गुस्से में बेटियों से ऐसे अल्फाज कभी ना कहीं। बात इतनी बड़ी भी ना थी, मगर जाने क्यों मैं गुस्से में ऐसी गलत बातें कहने लगती थी। मैं घर का काम खूब करती थी और पढ़ाई पर कम तवज्जो देती थी ताकि माँ की ज़बान बंद रहे, मगर सारा दिन काम करके थक जाती, तब भी कोई प्यार के 2 बोल कहने वाला न था। अगर कभी मेरी बहन जल्दी खाना ख़त्म कर लेती तो माँ फौरन मुझे कहती, पेटू कम खाया कर। हर रोज़ खाने के वक्त यही जुमला सुनकर मुझे खाना भी जहर लगने लगा था, बल्कि मेरी तो भूख ही ख़त्म हो गई थी। अब जब मुझे मौका मिलता तो मैं खाना छुपा कर रख देती और फिर अलग कमरे में जाकर छप कर खाती। यूं मैंने खाना पीना कम कर दिया था, खास तौर पर घर वालों के सामने कोई चीज़ नहीं खाती थी। गैरों के दिए हुए जख्म भर जाते हैं, मगर अपनों के दिए जख्म कभी मुंदमिल नहीं होते। माँ बाप और बहन भाई भी दुश्मन लगने लगे थे। इनकी बेरुखी ने मुझे हसास बल्कि ज़हनी मरीज बना दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर की कालिन ने गुस्ताखी का रूप धारना शुरू कर दिया। जब उम्मी बिला वजह मुझसे अलजेत जे गलत, तो मैं भी बढ़कर जवाब देती और सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती। यूं उम्मी और ज्यादा तब जाती और मुझे खुद सर, बेहया, बेगैरत, बदतमीज, बददिमाग जैसे अलकाबात से नवाजत। कभी मेरे लिए बद्दुआ करती कि खुदा करे लोली लंगड़ी हो जाओ, कभी कहती पढ़ लिख कर दिमाग खराब हो गया है। अब देखती हूँ कैसे काले जाती है। मैं हर बात बर्दाश्त कर सकती थी, मगर पढ़ाई के बारे में बिलावजा की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लगता था कि बाप के होते हुए भी यतीम हूँ। मेरे साथ माँ और बाप दोनों का ही इम्तियाजी सलूक था। ये इस वक्त की मेरी सोचें थीं, आज की नहीं। आज तो यही सोचती हूँ कि माँ बाप से बढ़कर अब का हमदर्द कोई नहीं होता, चाहे वो कितना ही बुरा भला क्यों ना कहे। मैं सच कहती हूँ कि 15-16 बरस की उम्र बड़ी खतरनाक होती है। इस उम्र में बहुत सोच समझ कर अपनी बच्चियों से बर्ताव करना चाहिए। अक्सर छोटी बहनों के लिए नए कपड़े बन जाते, मेरे नहीं बनते। मैं कुछ कहती तो ये कहकर चुप करा दिया जाता कि वो छोटी हैं। मैं जिद करती तो अम्मी अबू को मेरे खिलाफ भड़का देती, फिर वो मुझ पर हाथ अलिफाटे देते। यूं ना मुझे माँ की तवज्जो मिली ना बाप की। तभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे माँ बाप से नफरत होने लगी।
ये है वो पस मंजर जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि मैं बर्बाद हुई। शायद हम जैसे नाआसूदा घरों में लड़कियों के साथ ऐसा ही रवैया रखा जाता होगा, लेकिन मेरी नासमझी ने मुझे वो दिन दिखाए कि खुदा किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। जो दुख मैंने बयान किए वो ऐसे न थे कि मैं बर्दाश्त न कर सकती और घर से कदम निकालती, मगर मैंने कदम बाहर निकाला और मेरा दामन इसमत तार तार हुआ। मैं जलील और रसवा हुई, और आज इस मुआशरे में कोई पनागा नहीं जहां मुझ जैसी लड़कियों को पनाह मिल सके। मैंने BA पास कर लिया था। मेरी हम जमात लड़कियां यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही थीं, और मेरे घर की फिजा वैसी ही घटी घटी थी। मैंने जिद की कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगी तो अम्मा ने अब्बा से कहा लड़कों से मुलाकात का और कोई रास्ता नहीं मिला, अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगी और वहां बन संवर कर जाएगी। अब्बा ने बालों से पकड़कर मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरे नाजुक बदन पर जूतों की बारिश कर दी। ये मंजर देखकर मेरी माँ ने मुझे छुड़ाने के बजाय इत्मीनान का सांस लिया। अब मुझे तालीम से भी नफरत हो गई और मैंने आला तालीम हासिल करने का ख्याल दिल से निकाल दिया। ताहम वो दिन जब मेरी रूह पर तशद्दुद हुआ मेरे लिए क़यामत से कम न था। मेरा दिमाग मफलूज हो गया था, जैसे मेरा वजूद ही ख़त्म हो गया हो। इस दिन मैंने कसम खाई कि खुदकुशी नहीं करूंगी, मगर उन लोगों के साथ नहीं रहूंगी। मैं इनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगी। अब मैं नफसियाती मरीजा बन गई थी, अपनी चीजें तोड़ फोड़ने लगी। हालांकि नुकसान मेरा ही था, मगर इस तरह दिल को जो वक्ती सुकून मिलता वो नाकाबिले बयान था। मैंने पहले सोचा था कि मेरी शादी हो जाएगी तो ये जुल्म और सितम ख़त्म हो जाएगा और वो अनजाना घर मेरी जन्नत बन जाएगा, मगर अम्मा ने हर किसी से ये कहकर मेरे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए कि ये जिस घर जाएगी उसको जहन्नम बना देगी। मेरी जिंदगी में अगर कभी कोई खुशी आई भी तो वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए। चांद रात थी, घर के करीब ही मार्केट थी। मैं वहां गई क्योंकि उम्मी ने कहा था कि छोटी बहनों को साथ ले जाकर चूड़ियां पहना लाओ। मार्केट के ऊपर के फ्लैट से एक नौजवान ने नीचे झांका। मुझे देखते ही वो नीचे आया और चूड़ियां दिखाने लगा। बहनों ने पहन ले, हम घर को वापस चल दिए। तब उसकी निगाहें देर तक हमारा ताक़ुब करती रहीं। इसके बाद वो दूसरी बार मुझे अपनी सहेली जाहिदा के घर के आसपास दिखाई दिया। वो जाहिदा का कजिन था, नाम था रेहान। अब जब भी मैं कपड़े डालने छत पर जाती वो जाहिदा के घर की छत पर मौजूद होता, जैसे मेरा ही इंतजार करता हो। जल्द ही हम एक दूसरे को टूट कर चाहने लगे। मेरी रूह प्यार की प्यासी थी और रेहान कहता था तुम मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो, मैं तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसे बोल कब मेरे कानों ने सुने थे। मुझे अपनी ज़ात की तकमील महसूस हुई कि कोई तो है जो मुझे अहमियत दे रहा है। यूं मेरी जिंदगी में बहार आ गई और मेरे वजूद का हर जरूआ खुशी में डूब गया। दिन हवाओं के दोष पर बादलों की मानिंद उड़ने लगे। अब वक्त और तन्हाई मुझे सताते नहीं थे। कोई कुछ भी कहता बुरा ना लगता। बुरा क्यों लगता? मुझे तो कुछ सुनाई ही ना देता था, एक रेहान के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। फिर अचानक मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। अम्मी की फूफो मेरा रिश्ता ले आए अपने गंजे और तोंद निकले हुए बेटे के लिए। उम्र भी खासी थी, मगर वो खूब कमाता था और यही बात माँ को बहुत भाई। मैंने इसकी शक्ल देखते ही इनकार कर दिया। खूब रोई, चीखी चलाई, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। धूमधाम से मंगनी भी कर दी गई। मेरी सहेली जाहिदा भी आई, जो मेरे और रेहान के राज से वाकिफ थी। इसने मुझे समझाया शोर मचाना ठीक नहीं, जो करना है खामोशी से करो। मंगनी हुई है, निकाह नहीं। वक्त है तुम और रेहान मंसूबा बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बात मेरी समझ में आ गई। मैंने बज़ाहिर चुप साध ली। रात के 12 बजे जब सब घर वाले अपने कमरों में सो जाते तो कड़कती सर्दी की रातों में हम छत पर मिला करते। रेहान जाहिदा की छत पर होता और मैं अपनी। दरमियान में दीवार थी जो कमर तक आती थी। जब किसी के आने का शक गुजरता तो रेहान फर्श पर लेटकर सोता बन जाता। शुक्र है कभी किसी ने हमें छत पर बातें करते ना देखा। मैं दबे पांव ऊपर आती थी। हमारा प्यार हर आलूदगी से पाक था। हम अच्छी बातें करते,
मुस्तकबिल की प्लानिंग करते। जाहिदा कभी कभार हमारी प्यांबर बन जाती, मगर वो अक्सर हमारे घर नहीं आती थी। मेरी मम्मी की खबर जब रेहान को मिली तो वो बहुत परेशान हुआ और रोने लगा। इसके रोने से मुझे एक अजीब सुकून मिला। लगा कि इस दुनिया में कोई तो है जो मेरी परवाह करता है, जो मेरे लिए रो सकता है। देखते ही देखते हमारी मोहब्बत का ये नन्हा सा पौधा एक तनावर दरख्त बन गया। ये ख्याल कि कोई मेरी जुदाई के तसव्वुर से बेकरार है बहुत हुसैन था। अब तो आंखें तब तक जलती रहती जब तक इसका दीदार न कर लेती। मैंने रेहान को ऐसे ख्वाब दिखाए कि वो सब कुछ भूल गया, मेरी मन्नी भी। वो मेरे अरमानों की मंजिल बन चुका था। मैंने इसे बता दिया था, रेहान, मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाना चाहती हूँ। जमाना छोड़ सकती हूँ, दुनिया छोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। जब मेरी शादी की तारीख रखी गई तो मैंने इसे आगाह कर दिया कि चंद दिन बाकी रह गए। अगर अब भी हमने कोई कदम ना अलिफाटे अलिफ तो फिर कभी ना मिल पाएंगे। यूं हमने एक मंसूबा बना लिया। 4 दिन बाद मुझे रेलवे स्टेशन जाकर किसी भी जनाना डब्बे में सवार होना था। इसी ट्रेन के किसी मर्दाना डब्बे में वो भी सवार होने वाला था, और फिर अगले स्टेशन पर आतर कर हमने शहर जाने वाली गाड़ी में बैठना था। हम एक साथ घर से रवाना नहीं हो सकते थे। एक ही डब्बे में सवार होना भी खतरे से खाली न था, क्योंकि पकड़े जाने का खदशा था। मैंने थोड़ी सी नकदी ली और कोई और सामान साथ न लिया। बुर्का ओढ़े धड़कते दिल के साथ रेलवे स्टेशन पहुंची। शुक्र है किसी ने मुझे पहचाना नहीं। वेटिंग रूम में जाकर वो दूसरा बुर्का पहन लिया जो जाहिदा ने दिया था, और इस डब्बे में सवार हो गई जो वेटिंग रूम के सामने था। मैंने टिकट भी नहीं लिया था, क्योंकि रेहान ने कहा था कि जब टिकट चेकर आएगा तो वो इसी वक्त मुल्तान तक का टिकट बनवा देगा। 3 घंटे बाद ट्रेन मुल्तान पहुंच गई। स्टेशन पर आतरती ही में लेडीज वेटिंग रूम में चली गई। रेहान ने मुझे वहीं बैठने को कहा था कि वो खुद आकर मुझे देखेगा और फिर हम लाहौर जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे। सुबह 10 बजे ट्रेन में बैठी थी और 1 बजे मुल्तान के वेटिंग रूम में आ बैठी। मेरी नजरें दरवाजे पर लगी थीं। सोच रही थी कि जैसे ही रश कम होगा रेहान आकर मुझे देख लेगा, मगर ऐसा ना हुआ। शाम हो गई। इंतजार करते करते आंखें पथरा गई, मगर वो बुज़दिल ना आया। शायद किसी खौफ ने ऐन वक्त पर उसके कदम रोक लिए। रात होते ही निगरान औरत ने मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। मैं घबरा गई और तब एक पुलिस वाला आ गया। इसका नाम अरशद था और वो रेलवे पुलिस का इंस्पेक्टर था। उसने नरमी से बात की और कहा, कोई बात नहीं, लगता है तुम्हारे साथ किसी ने धोखा किया है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। वेटिंग रूम में मौजूद औरतें मेरे गिर्द जमा हो गईं। कोई कह रही थी, ये तो भागी हुई लड़की है, खुदा ऐसे लड़कियों को गारत करे। उनकी जली कटी बातें सुनकर मेरा दिल लरस गया। मैं रोने लगी। पुलिस वाले के साथ चली गई क्योंकि और कोई चारा न था, मगर इस रात इसने मेरी इस्मत को पामाल किया। सुबह मुझे वापस वेटिंग रूम में छोड़ गया और कहा कि तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके दारुल अमान भेज दिया जाएगा। अब तो कुछ भी बाकी न था। मैं चुपचाप एक तरफ लेटी रही। वो औरत जो पहले निगरान थी खामोशी से मुझे घूरती रही। दिल में ख्वाहिश थी कि काश रेहान आ जाए, मगर वो ना आया। शाम को फिर वही इंस्पेक्टर आ गया और मुझे फिर ले गया। अब तो जैसे मेरे आंसू भी खुश्क हो चुके थे। मैं कुछ न कह सकती थी। तब एक और औरत मेरे पास आई। इसने नरमी से पूछा, बेटी क्या बात है? मैं रो पड़ी और निगरान औरत ने फौरन कह दिया, ये लड़की घर से भागी हुई है और पुलिस वाला रोज इसे रात अपने साथ ले जाता है। तब वो औरत बोली कि वो एक सहाफी है। उसने फौरन रेलवे के बड़े अफसर से बात की और फिर मुझे दारुल अमान भिजवाने का बंदोबस्त किया गया। कुछ दिन बाद मेरे वालिदैन को इत्तला दी गई। वो मुझको लेने आए। हैरत की बात थी कि उन्होंने मुझे कुछ न कहा, बस खामोश रहे। माँ ने तन्हाई में 2-4 लनतें जरूर सुनाई, मगर मारा पीटा नहीं। शायद सहाफी खातून का डर था। चंद ही दिनों में मेरी शादी कर दी गई। मैं रोती हुई शौहर के घर आ गई। शौहर अच्छे इंसान थे,
उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया, मुझे सुकून और तहफ़्फ़ुज़ दिया। वो आज तक नहीं जानते कि मैं रेहान की मोहब्बत से लेकर अरशद की दरिंदगी तक कितने कर्ब से गुजरी हूँ। आज मैं नौउम्र लड़कियों से यही कहूँगी कि अपनी अक्ल पर बिल्कुल भरोसा मत करना और ना ही किसी गैर की चाहत पर एतबार करना। माँओं को भी चाहिए कि बच्चियों के जज्बात को समझें, इनको गैर शाइस्ता अल्फाज में ना समझाएं, क्योंकि ये उम्र का वो दूर है जिसमें लड़की गलत कदम उठा ले तो बर्बाद हो जाती है। प्यारे नाजरीन किराम, ये ना तो कोई कहानी है ना ही अफसाना, ये एक लड़की की जिंदगी में गुजरी हुई सच्ची दास्तान है। ये आपको इसलिए सुनाई गई है ताकि आप इससे कुछ ना कुछ सबक हासिल कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दिली राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।